नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के नियमित विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जीएसटी के सीजीएसटी कानून के एक नए अध्याय डिमांड एंड रिकवरी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के दो मुख्य भाग हैं, एक मांग और दूसरा वसूली। तो हम इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए दो व्याख्यान में पूरा करेंगे। आज के व्याख्यान में हम मांग संबंधी बातें हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व यह बताना उचित होगा कि जब कोई व्यक्ति सीजीएसटी कानून 2017 के तहत उसके द्वारा दे कोई भी कर, ब्याज या अन्य किसी भी राशि का भुगतान वो समय सीमा में स्वयं नहीं करता है, तो क्या होगा? जो उचित अधिकारी या उपयुक्त अधिकारी जो है वो ऐसे व्यक्ति को कर भुगतान करने की सूचना देता है। दूसरी बात है, वो या तो स्वयं कर निर्धारण से स्वयं कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उचित अधिकारी उसको इस बात की सूचना देगा कि वो कर का भुगतान करे, और इस सूचना यानी नोटिस को ही हम मांग कहते हैं। ये एक तरह से नोटिस है जो कि कर चुकाने के लिए दिया जाता है ऐसे करदाता को जो कि वो टैक्स अपने आप से नहीं जमा कराता है। तो इस सूचना को ही हम डिमांड या मांग कहते हैं। तो एक तो मांग वाली ये बात। दूसरी, यदि कोई व्यक्ति बार बार मांग करने के बावजूद भी उसके द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ही विल बी रेफर्ड एज डिफॉल्टर पर्सन। वह एक दोषी व्यक्ति कहलाएगा, और ऐसे दोषी व्यक्ति के लिए इस प्रकार से कोई भी देय राशि वसूल करने के लिए वसूली यानी रिकवरी की कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार से हम दो भागों में इसको बांटते हैं, एक तो कर की मांग संबंधी प्रावधान और दूसरे कर की वसूली संबंधी प्रावधान। कर की मांग संबंधी प्रावधानों के बारे में यहां पर दो बातें होती हैं मुख्य रूप से कर की मांग संबंधी प्रावधान के बारे में। एक धारा 73 और एक धारा 74। धारा 73 तो यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति उसके द्वारा देय कर को जमा नहीं करवाए, कम राशि जमा करवाए, कर की गलत वापसी ले ले या इनपुट कर की जमा गलत प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार का कृत्य यानी कम टैक्स जमा कराना, कर की अधिक वापसी लेना या जो इनपुट कर जमा की राशि गलत प्राप्त कर लेना, ये सब जो कार्य हैं वो बिना उसकी जानकारी के हो, यानी वो जानबूझ कर नहीं करे, कपटपूर्ण या छुपाकर न करे, तो धारा 73 लागू होगी। और यही सब कार्य यानी कर जमा कम कराना, गलत तरीके से वापसी लेना, इनपुट कर जमा गलत प्राप्त कर लेना या कर कम जमा कराना, ये सब जो काम है ये यदि वो जानबूझकर करता है, कपटपूर्ण तरीके से करता है, तथ्यों को छुपाकर करता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 74 लागू होती है।
अब चाहे धारा 73 के अंतर्गत या धारा 74 के अंतर्गत कर की मांग की जाए, उचित अधिकारी कारण बताओ नोटिस यानी SCN यानी शो कॉज नोटिस जारी करता है। उपयुक्त ए व बी से संबंधित कर की मांग से संबंधित हम प्रावधानों को आगे हम वर्णन करेंगे। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि चाहे 73 के अंतर्गत बिना जानकारी के टैक्स नहीं जमा हुआ हो या जानबूझ करके नहीं जमा कराया हो या कम जमा कराया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है तो दोनों ही यानी धारा 73 और 74 दोनों ही धाराओं को हम एक साथ अध्ययन करते हुए जो इस संबंध में प्रावधान है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन उचित अधिकारी या उपयुक्त अधिकारी धारा 73 की उपधारा 1 या धारा 74 की उपधारा 1 में करदाता को नोटिस जारी करेगा यानी शो कॉज नोटिस जारी करेगा, और धारा 76 की उपधारा 2 में धारा 76 की उपधारा 2 में इस नोटिस का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म संख्या GST DRC 01 में भेजेगा। क्लियर हुई बात? यानी चाहे वो धारा 73 की उपधारा 1 हो चाहे धारा 74 की उपधारा 1 हो, वो एक नोटिस जारी करता है उपयुक्त अधिकारी, और इस नोटिस का सारांश जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से GST DRC 01 में प्रेषित करता है। फिर धारा 73 की उपधारा 3 या धारा 74 की उपधारा 3 के अंतर्गत एक विवरण जिसको स्टेटमेंट कहते हैं वो जारी करता है, और उस विवरण में उपयुक्त ए या बी का विस्तृत ब्यौरा होगा। यानी जो विवरण जारी किया जाएगा उसमें टैक्स कम जमा कराने या चाहे जानबूझकर वाला है या अनजान है, दोनों ही ए और बी दोनों में से जो भी जिससे संबंधित यानी 73 या 74 से संबंधित सूचना है उसका विवरण पूरा देगा उस विवरण में, और विवरण का जो सारांश है वो GST DRC 02 में प्रेषित करेगा। तो जैसे अपन ने ऊपर देखा ए पॉइंट में कि वो नोटिस देता है और नोटिस का सारांश DRC 01 में भेजता है, ऐसे ये विवरण जारी करता है और विवरण का सारांश GST DRC 02 में प्रेषित करता है। तो ये आपकी पहली बात हुई जो कि नोटिस से संबंधित और उसके सारांश से संबंधित है और विवरण से संबंधित है। दूसरी बात, ये जो उपयुक्त 1 के अंतर्गत उपयुक्त अधिकारी ने जो नोटिस जारी किए द्वारा नोटिस जारी करने से पहले या उपधारा 3 के अंतर्गत स्टेटमेंट जारी करने से पहले यदि करदाता स्वयं कर निर्धारण से यानी सेल्फ असेसमेंट के आधार पर अथवा उपयुक्त अधिकारी के द्वारा कोई निर्धारण के फलस्वरूप ब्याज और सहित कोई भी कर की राशि का भुगतान कर देता है, और ऐसा भुगतान वो धारा 73 की उपधारा 5 के प्रावधानों के अनुसार करता है अथवा धारा 74 की उपधारा 5 के प्रावधान के अनुसार करता है, जैसी भी धारा लागू हो रही है, तो इस प्रकार के भुगतान की सूचना ये ऐसा करदाता उपयुक्त अधिकारी को फॉर्म GST DRC 03 में देगा 03 में देगा, और ये उपयुक्त अधिकारी फॉर्म GST DRC 04 में पावती रसीद जारी कर देगा, भुगतान प्राप्ति की रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट जारी कर देगा। तो ये जो 2 नंबर वाला पॉइंट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बातें कब होती हैं, जो उपयुक्त 1 नंबर के अंतर्गत जारी नोटिस से पहले की बातें हैं। नोटिस
जारी होने के बाद दूसरी बात हो जाती है। लेकिन नोटिस जारी करने से पहले ही यदि वो नोटिस जारी करने या विवरण प्रेषित करने से पहले ही यदि वह टैक्स को जमा करा देता है तो फिर इस प्रकार की सूचना वो 02 में देता है, 3 में देता है और उपयुक्त अधिकारी उसको 04 में एक्नॉलेजमेंट जारी करता है। तो ये नोटिस जारी करने से पहले ही मान लीजिए उसकी सकल बुद्धि आ जाती है तो वो ऐसा करता है। तीसरी बात, यदि करदाता उपधारा 1 के तहत नोटिस जारी होने, यानी उपयुक्त जो अपने वाला पॉइंट नंबर 1 में था उसमें नोटिस जारी होने या उपधारा 3 के तहत विवरण भेजने के 30 दिन के भीतर कर और ब्याज का भुगतान करता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे अपने अभी लिया, अभी 2 नंबर पॉइंट में तो अपने क्या लिया कि वो ऐसे नोटिस या विवरण जारी करने से पहले ही टैक्स जमा करा देता है। यहां पर ये नोटिस जारी करने या उपधारा 3 के तहत विवरण जारी करने के 30 दिन के भीतर, ऐसा विवरण जारी करने या नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर यदि वो कर और ब्याज आदि का भुगतान कर देता है तो ऐसा धारा, और वो ऐसा कैसे करता है, ऊपर वाले में तो ये क्या करता था, उपधारा 5 के प्रावधान के अनुसार करता था और यहाँ पर वो उपधारा 8 के प्रावधान के अनुसार करता है। तो वह चाहे वो धारा 73 की उपधारा 8 हो, चाहे वो धारा 74 की उपधारा 8 हो, तो वह करदाता इसकी सूचना जो है वो उपयुक्त अधिकारी को फॉर्म GST DRC 03 में देता है। 03 में देता है। इस प्रकार की जो सूचना है वो GST 03 में देगा और उपयुक्त अधिकारी, चूंकि कोई भी जब पेमेंट किया जाता है, कोई भी प्रकार का ये जो पेमेंट किया जाता है, तो ये जो पेमेंट है ये वास्तव में इस प्रकार का पेमेंट करने की सूचना DRC 03 में ही दी जाती है। तो वो टैक्स जमा कराया, उसने टैक्स जमा कराया, 30 दिन के भीतर कराया नोटिस जारी होने की, तो और वो धारा 73 की उपधारा 8 या 74 की उपधारा 8 के प्रावधान के अनुसार करवाया, तो फिर इस प्रकार का टैक्स जमा कराने की सूचना वो GST DRC 03 में उपयुक्त अधिकारी को प्रेषित कर देगा। और उपयुक्त अधिकारी फिर क्या करेगा, उपयुक्त अधिकारी उसे DRC 05 में नोटिस संबंधी कार्रवाई को समाप्त करेगा, नोटिस संबंधी कार्रवाई को समाप्त करने के आदेश जारी कर देगा और कोई भी अर्थदंड पेनल्टी दे नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो उसने जो नोटिस संबंधी कार्रवाई जो है उसको उसने समाप्त कर दिया, तो यही उसकी एक तरह से पावती हो जाती है और उसको कोई अर्थदंड दे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात हुई तीसरी, यानी नोटिस जारी करने के बाद की। अब चौथी बात क्या आती है इसके संबंध में, डिमांड के संबंध में, कि करदाता को यदि कर ब्याज संबंधी कोई नोटिस के बारे में अपनी कोई आपत्ति दर्ज करानी हो, जैसे मान लीजिए उसने उसको कर ब्याज अर्थदंड आदि के बारे में उसको नोटिस दिया था और उसके बारे में उसको करदाता को कोई इसके बारे में कोई अपनी स्पष्टीकरण देना है या कोई उसके लिए कोई आपत्ति करनी है, आवेदन करना है, तो वह इस प्रकार का कार्य वो फॉर्म GST DRC 06 में इस तरीके का आवेदन करेगा। अब क्या है, उपयुक्त अधिकारी GST DRC 06 में जो आवेदन किया गया है करदाता के द्वारा, उस पर विचार करने के बाद में वो धारा 73 की उपधारा 9 अथवा धारा 74 की उपधारा 9 अथवा धारा 76 की उपधारा 3 के तहत फॉर्म GST 07 में DRC 07 में एक आदेश जारी करेगा जिसमें कर योग्य व्यक्ति द्वारा देकर ब्याज या अन्य कोई अर्थदंड का उल्लेख करेगा। यह बात हुई, यानी जब वो उसने कोई भी आपत्ति की, उन आपत्तियों को भी देख लिया, उनको भी एडजस्ट करने के बाद, और मान लीजिए सब बातें जो हैं वो उनकी आपत्तियों को खारिज करता है या उस अंशतः स्वीकृत करता है, तो उसके बाद में जितनी भी उसकी अर्थदंड की, ब्याज की, कर की जो भी राशि देय होती है, उसके लिए वो एक आदेश जारी करता है
और यह आदेश DRC 07 में करता है। अब देखिए, ये जब आदेश जो जारी किया जाता है, वास्तव में ये आदेश वसूली संबंधी सूचना का कार्य करता है। यानी जो आगे अपन रिकवरी वाली बात देंगे, एक तरह से ये रिकवरी की इंफॉर्मेशन मानी जाती है। रिकवरी की इंफॉर्मेशन मानी जाती है कि भैया आपका ये देय है, आपने जमा नहीं कराया बार बार नोटिस देने के बाद में, और अब आगे आप तैयार हो जाओ रिकवरी करने की। अब रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। ये एक तरह से रिकवरी की सूचना होगी। यदि वो निर्धारित कर या स्वयं निर्धारण कर की राशि या एकत्रित कर की राशि ऐसा कर जमा कराने की नियत तिथि से 30 दिन के भीतर नहीं चुकाई जाती है, यानी एक नियत तिथि होती है, ड्यू डेट। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसके आउटवर्ड जो सप्लाई की और उसके ऊपर उसने कर वसूल किया, और ऐसा जो वसूल किया गया कर होता है उसको सरकार के खजाने में जमा कराने की ड्यू डेट होती है, और उस ड्यू डेट तक के 30 दिन के भीतर जो है, यानी जो ड्यू डेट आती है उसकी नियत तिथि, उसके 30 दिन के भीतर उसको कर जमा करा देना चाहिए। ठीक है, जमा तो उसको ड्यू डेट तक ही करा देना चाहिए, लेकिन वो ड्यू डेट के बाद में भी 30 दिन तक और वेट कर लिया जाता है। और अगर वो नियत तिथि से 30 दिन के भीतर भी नहीं चुकाई जाती है, तो फिर क्या करते हैं कि उपधारा 9 के तहत अर्थदंड, जो कि दे कर का 10% या 10,000 रुपये, दोनों में से जो अधिक है वो दे होता है। ये अर्थदंड के बारे में कहा जाता है। यानी जब कोई डिफॉल्टर पर्सन होता है, ऐसा डिफॉल्टर पर्सन जिसका वो टैक्स जमा कराने का दायित्व था, और इस प्रकार का जो एकत्रित कर है या उसके द्वारा स्वयं निर्धारण कर की राशि है, या वो एकत्रित कर की राशि भी हो सकती है, तो ऐसे जमा कराने की कोई ड्यू डेट होती है कि भाई आप इतनी तारीख तक ऐसा जो भी आपका टैक्स बनता है, और सेल्फ असेसमेंट से जो टैक्स बनता है, या आपने कोई एकत्रित किया, कलेक्ट किया टैक्स, तो उसको जमा करा दो। तो उस ड्यू डेट तक के 30 दिन के भीतर, अगर नियत तिथि के बाद 30 दिन के भीतर नहीं जमा कराता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उपधारा 9 के अंतर्गत अर्थदंड लगाया जाएगा। और ये अर्थदंड कितना हो सकता है? दे कर का 10% या 10,000 रुपये, जो अधिक है वो होगा। ठीक है। और इसके बाद में एक बात और है इसमें, वो धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार कई बार क्या होता है, यदि कोई डिमांड नोटिस को वापस ले लिया जाता है, या कोई भूलवश जारी करने के कारण से वापस ले लिया जाता है ना, भूल सुधार आदेश या वापस लिया गया आदेश, उपयुक्त अधिकारी जो है इस प्रकार के किसी वापस लिए गए आदेश या भूल सुधार आदेश को फॉर्म GST DRC 08 में अपलोड करना होगा। मतलब वो उपयुक्त अधिकारी अगर इस प्रकार का कोई आदेश जारी करता है जो भूल सुधार संबंधी है, या कोई ऐसे कोई आदेश को वापस लेने से संबंधित है, पारित आदेश को, तो फिर इस प्रकार के जो वापस लिए गए या भूल सुधार संबंधी आदेश जो होते हैं उसे DRC 08 में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये कार्रवाई जो है ये पूरी डिमांड संबंधी यानी मांग संबंधी कार्रवाई है जिसको पालन किया जाता है। तो ये आज की अपन व्याख्यान यही समाप्त करते हैं, और कल अपन नेक्स्ट जो है वो वसूली संबंधी जो प्रावधान है उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि भाई वो जो है वो वसूली की कार्रवाई जब होगी, तो अपन जानते हैं कि अभी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब वो बार बार इसको करने के बावजूद भी नहीं पेमेंट करता है तो फिर उसको वसूली की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।